हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे पहले हम चैप्टर 1 की चर्चा कर चुके हैं हम अपनी वीडियो में। इससे हम अब चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2 की। किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों का योगदान है, उसके बारे में चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। आपने देखा होगा, इसमें चित्रों में दिखाए गए माध्यम से पता लगता है कि अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों में संलग्नित है। कोई ईंट भट्टे में, कोई कारखाने में, कोई कुछ बेचने में, कोई किसानी में। तो आप इससे पता लगा सकते हैं आर्थिक कार्यों में अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार लोग लगे हुए हैं और अपना योगदान देते हैं। अब इस चित्र में आप देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, दूसरे क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें पशु, कृषि, इस तरह की चीजें बात आती है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रथम, दूसरी या तीसरी में आती है। अब इस चैप्टर में उन चीजों के बारे में बताया गया है कि कौन सी प्रथम श्रेणी में है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र है। इस चैप्टर में वो समझाया गया है। अगले में हम देखते हैं इसी चैप्टर को विस्तार किया गया, यानी कि तृतीय क्षेत्र। माल लोडिंग, कंप्यूटर, तराजू, इन सब को आप देख रहे हैं इस चित्र में। और द्वितीय क्षेत्र में आप देख रहे हैं कपड़ा, उत्पाद, वस्तुएं, मतलब इस तरह की वस्तुएं सीधी जो बन चुकी हैं, गाड़ियां, ये तृतीय क्षेत्र में आ रही है। तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रहे, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इस वीडियो में तीन क्षेत्रों की तुलना की जा रही है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में ये देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुएं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र डिफाइन हो गए। अब हम देखते हैं कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 1970 और 71 और 2010 और 11 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तीसरे क्षेत्र की हुई है। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि तीसरे क्षेत्र की हुई है। ये आंकड़े 1970-71 से और 2010-11 के बीच के हैं, उनसे हमें ये पता लगता है। अगला है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तीन क्षेत्रों के अलावा अब हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। हम इसमें चित्र में देखते हैं कि लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मृदा व्यय कर सकती है और बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। तो इस कर्जे के माध्यम से वो अपनी खेती करके एक्स्ट्रा रोजगार कमा सकती है। वो इस चित्र माध्यम से आप सीखते हैं। अब ये इस चित्र में आप देख रहे हैं कि गुड़ बना रहा है। अब क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 47% बच्चे हैं। ये सब चीजें बता रहे हैं कि आपके विचार में आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार है अथवा अल्प बेरोजगार है। क्या आप कुछ अपनी बातें साझा कर सकते हैं। आपने अभी वीडियो देखी कि अलग अलग कार्य संलग्न में अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। ये सब हमें काम के बारे में पता चलता है। प्रथम क्षेत्र में कितने हैं, दूसरे क्षेत्र में कितने हैं, तीसरे क्षेत्रों में कितने हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 है, उसके हिसाब से कितने आंकड़े हैं या कितने बड़े हैं या कम हुए हैं, इन सब की बात इसमें हो रही है। अगली जो इकाई से आ रही है, इसमें संगठित और असंगठित रूप से क्षेत्रों का विभाजन, यानी कि जो संगठित है और जो असंगठित है। इसमें कांता और कमल का उदाहरण दिया हुआ है। कांता जो कि एक कार्यालय में काम करती है और कमल कांता का पड़ोसी है, वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी के लिए जाता है। तो कुछ तो मजदूर अपनी मर्जी से है और कुछ घर के हालात से है। इस तरह से चर्चा इसमें की हुई है। आगे हम देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र
छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश तक सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं उसमें बिखरा बना हुआ है, और संगठित जो सरकार के अंडर में रहती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। कम वेतन वाले अविकास, मतलब इसमें असंगठित की क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई निश्चित वेतन नहीं होता, जब मर्जी आना जब मर्जी जाना, ये सरकार के अंडर में भी नहीं होता। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण किस प्रकार हो। असंगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति पर वंचन एवं श्रमिकों का संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति पर होती है। अब सारांश, इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किसी से भी संबंधित हैं। भारत विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है। हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को या उनकी गतिविधियों के बीच अंतर के अध्ययन किया है और देखा है कि सार्वजनिक गतिविधियां को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। ये सब सारांश था पूरे चैप्टर का जो हमने सीखा। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों या सेक्टर में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर, इस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में उत्पादन किया जाता है, कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, खनन आदि। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं इस्पात, ऑटोमोबाइल, लोहा। आपने ये 2 समझ लिए, प्राइमरी में कृषि और कृषि उत्पाद, दूसरे में इस्पात, ऑटोमोबाइल। और टर्शियर सेक्टर में, इस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती है, उदाहरण यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर की तरफ का क्रमिक विकास। प्राचीन सभ्यताओं में सभी आर्थिक क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर में होती थी। इस समय बदलने के साथ कुछ ऐसा समय आया कि भोजन का उत्पादन सरप्लस होने लगा। ऐसे में अन्य उत्पादनों की आवश्यकता बढ़ने से सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में होने वाली औद्योगिक क्रांति के बाद सेकेंडरी सेक्टर का तेजी से विकास हुआ। सेकेंडरी सेक्टर के विकसित होने के बाद ऐसी गतिविधियों की जरूरत होने लगी जो औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। औद्योगिक उत्पादकों को ग्राहक तक पहुंचने के लिए हर मूल्य और दुकानों की जरूरत पड़ती है। लोगों के अन्य कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि अकाउंटेंट, मैरिज प्लानर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि। विभिन्न सेक्टर की पारस्परिक निर्भरता है। इस पारस्परिक निर्भरता को समझने के लिए बिस्किट का उदाहरण लेते हैं। एक बिस्किट का निर्माण मैदा, पानी, चीनी और कृत्रिम फ्लेवर से होता है। मैदा के उत्पादन के लिए गेहूं की खेती जरूरी है, चीनी के लिए गन्ने का उत्पादन जरूरी है। मैदा और चीनी का बिस्किट फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ती है। खेतों और कारखानों में मजदूरों और मैनेजरों की जरूरत पड़ती है। किसान को गेहूं और गन्ना उत्पादन के लिए खाद और बीज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे पर सभी निर्भर है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारत में विभिन्न सेक्टर का विकास और वर्तमान स्थिति। भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर का वैल्यू ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया गया है कि टेरिटरी सेक्टर में कितना उत्पादन है, सेकेंडरी में और प्राइमरी में। पहले ग्राफ में 1973 से 2003 तक के अलग अलग सेक्टर के वैल्यू के रूप में दिखाया गया है। दूसरे में 30 सालों में किन सेक्टर की जीडीपी में भागीदार बढ़ी है। तीसरे में 30 सालों में इन सेक्टर द्वारा प्रदान किए गए रोजगार। भारत की जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का शेयर।
किस सेक्टर का कितना शेयर है। पीली वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं वो टेरिटरी सेक्टर की है, लाल वाली पट्टी आप देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की है, नीली वाली प्राइमरी सेक्टर की है। दूसरे ग्राफ से यह पता चलता है कि जीडीपी में कृषि का शेयर तेजी से गिरा है, उद्योग का शेयर स्थिर रहा है, लेकिन सेवाओं का शेयर तेजी से बढ़ा है। सेवा सेक्टर की वृद्धि 35 से 55 हो गई है। यह सेवा सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। अब हम देख रहे हैं भारत के अलग अलग सेक्टर में रोजगार के अवसर। लेकिन तीसरा ग्राफ एक भयावह स्थिति का दिखाता है कि रोजगार के अवसर और जीडीपी में शेयर के बीच कोई तालमेल नहीं है। 1973 में 75% कामगारों में कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता था। 2000 में 60% कामगारों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला है। एक और तो कृषि क्षेत्र की जीडीपी में शेयर तेजी से गिरा है, लेकिन अभी तो कामगारों का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आगे हम इसमें देखते हैं कि ग्राफ में दिए गए आंकड़ों में जितने भी हमने टोटल पहले ग्राफ देखे हैं उससे हमें ये समझ मिलती है कि कामगारों के एक बड़े हिस्से का कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना अच्छा संकेत नहीं है। कृषि में रोजगार के अवसर फसल के मौसम में ही होते हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी का प्रबल संभावना होती है। ऐतिहासिक आंकड़े देखने से पता चलता है कि जब कोई भी देश प्राइमरी सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर की चरण में पहुंच जाता है तब तक वह हर मामले में विकसित हो जाता है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। आज भी हमारा देश विकसित नहीं हो सका क्योंकि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ठीक से नहीं पनप पाए। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में रोजगार के कम अवसर होने के कारण प्राइमरी सेक्टर पर आधारित या अत्यधिक दबाव पड़ा है। शिक्षित और कुशल कामगार तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में रोजगार पा लेते हैं, लेकिन अशिक्षित और अकुशल कामगार को वैसे अवसर नहीं मिल पाते जिस प्रकार जो पढ़े लिखे को मिल पाते हैं। अगला हम देखते हैं इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरण। संगठित क्षेत्र की बात करें तो इस सेक्टर के सारी गतिविधियां का एक सिस्टम से होती हैं और यहाँ कानून का पालन होता है। संगठित सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों का महत्व दिया जाता है। देश और उद्योग में प्रचलित परिपाटी के हिसाब से श्रमिकों को मजदूरी मिलती है। श्रमिकों को सरकार की नीतियों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस सेक्टर के काम करने वाले श्रमिकों को प्रोविडेंट फंड भी दिया जाता है। अब हम असंगठित सेक्टर की बात करें। इस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता। ऐसे संस्थानों में काम करने श्रमिकों को मूलभूत अधिकार भी नहीं मिलते, जैसे कि उन्हें अन्य सुविधा की बात ही करना बेमानी है, जैसे छुट्टी, हेल्थ बेनिफिट्स, बीमा आदि। ये सब असंगठित जो पक्के नहीं है उन्हें नहीं मिलता। सार्वजनिक सेक्टर जो कंपनियां सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाती है वह सार्वजनिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आती हैं। आजादी के बाद भी इस तरह के सेक्टर चलते रहे। प्राइवेट सेक्टर जिन कंपनियों को निजी लोगों द्वारा चलाया जाता है वह प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। उदाहरण टाटा, इन्फोसिस, गोदरेज, मारुति आदि। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून, मनरेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी जो देता है। गांव में रहने वाले गरीबों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ये एक अनूठा पहल है। ये सभी बेरोजगारी दूर करने के लिए है। अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चंस देखते हैं। सेवा क्षेत्रों में रोजगार में उत्पादन वृद्धि के लिए हुई है कि नहीं? सेवा क्षेत्र में रोजगार की उत्पादन वृद्धि हुई नहीं हुई। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। कौन नहीं करता? तृतीय क्षेत्र के। प्रश्न, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्ति होती है संगठित क्षेत्रों से। ये तीनों के आंसर इसमें बता दी गए हैं। अगला क्वेश्चन में चर्चा करता हूँ। भारत में डैश संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में। कपास एक डैश उत्पाद है और कपड़ा एक डैश उत्पाद है। कपास एक प्राकृतिक और कपड़ा एक विनिर्मित। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। इन तीनों में ये हमें पता लगता है कि प्राथमिक के बारे में, कपास के बारे में कौन कौन क्षेत्र किस चीज पर निर्भर है। अब बहुवैकल्पिक प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर किस पर आधारित है? रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। इसका उत्तर है उद्यमों के स्वामित्व। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन। इसका डैश क्षेत्र की गतिविधि। इससे हम क्या जानेंगे? डैश क्षेत्र की गतिविधि का उत्तर क्या है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी या क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर तीसरा, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं,
मध्यवर्ती सेवाओं और सेवाओं, मध्यवर्ती ई वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि सभी शामिल हैं। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो कितनी थी, वो चर्चा की गई है। अब में मिलान करो, मिलान पहले का डी के साथ होगा मिलान, असंचित भूमि सरकार द्वारा, दूसरे का सी के साथ फसलों का कम मूल्य सरकार द्वारा खादानों की वसूली, तीसरे का ई के साथ कर्ज भार कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध, चौथे का ए के साथ मंदी काल में रोजगार का भाव कृषि आधारित मिलों की स्थापना, पांचवे का बी के साथ सरकारी सहकारी विपणन समितियों के साथ। इस तरह से ये हमारा मिलान भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ और प्रश्न, असंगत की पहचान करें और बताइए क्यों। पर्यटन निर्देशक धोबी दर्जी कुम्हार, प्रश्न है पर्यटन निर्देशक तृतीय सेक्टर में काम करते हैं जबकि अन्य प्राथमिक सेक्टर है। शिक्षक डॉक्टर सब्जी विक्रेता वकील, सब्जी विक्रेता प्राथमिक सेक्टर में काम करता है जबकि अन्य तृतीय सेक्टर है। डाकिया मोची सैनिक पुलिस कांस्टेबल, मोची द्वितीय सेक्टर में काम करता है जबकि अन्य तृतीय सेक्टर है। क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता। आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन कई दृष्टिकोण में उपयोगी है। इससे अर्थशास्त्री को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसर को समझाने में मदद मिलती है। इस अध्याय में आप प्रत्येक क्षेत्रों के रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में क्यों केंद्रित करना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा पाएंगे। अगला प्रश्न है जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाई है। प्राइमरी सेक्टर में कितने क्या कौन काम करता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या काम होता है, टर्शियरी सेक्टर में क्या। प्राइमरी सेक्टर किसान, दूध वाला, मछली वाला आदि। सेकेंडरी फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर और फोरमैन। टर्शियरी यानी कि सीए, बैंकर, शिक्षक, डॉक्टर आदि। तो ये याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। अब तीसरा क्षेत्र किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है, अन्य सेक्टर में भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। तीसरे सेक्टर में मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी में पड़ती है। इस सेक्टर में श्रमिकों की मानसिक क्षमता का अधिक जरूरत पड़ती है, बाकी सेक्टर में इतनी नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए डिजाइनर, शेफ, वकील आदि, ये सब किसके तृतीय सेक्टर के हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम के लिए लगा रहता है, उसके पास उससे बेहतर करने का कुछ भी नहीं होता। इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता, बल्कि किसी खास काम को करने की मजबूरी होती है। गांव में ऐसे बहुत से हैं। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। जब कोई आदमी काम कर रहा हो तो लेकिन उसकी क्षमता का सदुपयोग ना हो रहा हो तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन का आंशिक रूप से सही है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में ये आंशिक रूप से सही है और कुछ में ये नहीं। भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। ये लोग कौन है? सर्विस सेक्टर में नियमित और अनियमित श्रमिक काम करते हैं। जो श्रमिक अपने हुनर और मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं और समानता सीधे रूप से नियोजित होता है, उसे नियमित श्रमिक कहते हैं। जो श्रमिक ऐसी सेवा प्रदान करता है जिससे मानसिक क्षमताओं की खास भूमिका ना हो, उसे अनियमित या अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। अगला प्रश्न है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की भूमिकाएं और आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बांटा गया है। 12 असंगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। संगठित क्षेत्र इस सेक्टर में काम एक सिस्टम से होता है, असंगठित में कोई सिस्टम नहीं होता। और संगठित की बात करें, इसमें परिश्रमिक सरकार के नियमों के अनुसार होता है, उसमें सरकार का कोई नियम नहीं चलता, मनमानी चलती है। श्रमिकों का नियम के हिसाब से सब चीजें मिलती है और सामाजिक सुरक्षा का भाव होता है। इसमें नौकरी समानता सुरक्षित होती है और उसमें कोई नौकरी सुरक्षित नहीं होती। नरेगा या मनरेगा 2005 के उद्देश्यों का व्याख्या कीजिए। इस उद्देश्य में नरेगा 2005 लागू किया गया था काम के अधिकार के रूप में। इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को एक व्यक्ति
कि एक व्यक्ति को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। अपने क्षेत्र में उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों कार्यों की तुलना कीजिए। इसे समझने के लिए भारत के किसी भी छोटे शहर को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बांट सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में लंबी दूरी की बसों का परिचालन स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, जो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा कई प्राइवेट ऑपरेटर भी बस चलाते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट के श्रमिकों को सही वेतन और अन्य सुविधा मिलती है, लेकिन प्राइवेट को कोई वेतन नहीं मिलता। उनको मनमानी से जब चाहे वेतन दे दिया जाता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की सेवा बड़ी खराब होती है या ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र के एक एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए। सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन और अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन। सार्वजनिक क्षेत्र के एनटीपीसी और अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन बीएसएनएल। निजी क्षेत्र में टाटा पावर सुव्यवस्थित है और अव्यवस्थित में स्वादिष्ट ब्रेड कंपनियां। ये सब व्यवस्थित और अव्यवस्थित, इन दोनों में इसमें अंतर बताया गया है। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। गतिविधियां सरकारी नियंत्रण के कारण। जल आपूर्ति की बात करें, जल एक मूलभूत आवश्यकता है और जल की आपूर्ति के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों को पीने का पानी कम से कम दाम में मुहैया कराना चाहिए। रेल परिचालन और सड़क। रेल लाइन बिछाने और रेलगाड़ी खरीदने में भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने में प्राइवेट कंपनियों की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि उनसे उनको कोई लाभ ही नहीं होता। 17वां चैप्टर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। और 18वां है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण देकर ये दोनों प्रश्न आपको बताने हैं। इसमें आर्थिक सुरक्षा और पब्लिक सेक्टर की बात की गई है। सरकार द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी घोषित की जाती है। इन सब चीजों की दोनों क्वेश्चनों में बात की गई है। अगला में अन्य प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। किसी भी अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्र या सेक्टर में बांटा गया? 3 सेक्टर में बांटा गया। प्राइमरी सेक्टर में से आप क्या समझते हैं? प्राइमरी सेक्टर में वह आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में उत्पादन किया जाता है, कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, खनन आदि। सेकेंडरी सेक्टर में ऑटोमोबाइल उद्योग, लोहा इस्पात या टर्शियर सेक्टर में अगर हम बात करें तो यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। इन सब क्वेश्चंस की हम ये पहले भी इस चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न सेक्टर की पारस्परिक निर्भरता को समझाइए। संगठित सेक्टर से आप क्या समझते हैं? संगठित सेक्टर में सारी गतिविधियां एक सिस्टम में होती हैं, यहाँ कानून का पालन होता है। संगठित सेक्टर में श्रमिकों के अधिकार का महत्व दिया जाता है। और विभिन्न सेक्टर के पारस्परिक निर्भरता यानी कि एक सेक्टर दूसरे पर निर्भर है, ये सब इसमें देखा जाता है। क्योंकि अगर एक ही सेक्टर अगर एक पर निर्भर हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे चीनी वाला उदाहरण मैंने इसमें आगे पहले बताया था। अब श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? असंगठित सेक्टर से आप क्या समझते हैं? श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है ताकि उन्हें प्रोविडेंट, पीएफ, ये सब चीजें मिलता रहे, उन्हें नुकसान ना हो, उनका कोई हर्जाना ना हो। और असंगठित सेक्टर से आप क्या समझते हैं? जिनमें कोई नियम और कानून का पालन नहीं होता, वहां पर मर्जी से छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने वाले अवसर और इस श्रेणी में आते हैं और मूलभूत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके काम निकालते हैं। अगला में आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर से आप क्या समझते हैं? जो कंपनियां सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाती हैं वह सार्वजनिक सेक्टर में आती हैं और पब्लिक सेक्टर कहलाती हैं। प्राइवेट सेक्टर से आप क्या समझते हैं? जिन कंपनियों को निजी लोगों द्वारा चलाया जाता है वह प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। उदाहरण टाटा, इन्फोसिस, मारुति आदि। इस तरह हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो अगले चैप्टर में जरूर ही जल्दी आने वाली है। धन्यवाद।